हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की हमारी क्लास मौर्य वंश के इतिहास के ऊपर है। एक ही क्लास में डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे मौर्य साम्राज्य, मौर्य शासक, मौर्य साम्राज्य का विस्तार किन किन क्षेत्रों पे था, उनकी सामाजिक आर्थिक सैन्य व्यवस्था कैसी थी, प्रमुख अभिलेखों के ऊपर चर्चा करेंगे जो आपको एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौर्य वास्तुकला, इनकी धार्मिक नीतियाँ कैसी थी, अशोक के धम्म नीति क्या है, पूरे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो को आप लोग जब एंड तक देखोगे तो आप लोग को एक्स्ट्रा कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे कंटेंट यहाँ पे आपका है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, वो मैं आपके लिए इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर लेकर के आता हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आप पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना यदि वीडियो आप एंड तक देखते हो और वीडियो अच्छा लगती है तो। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। तो मौर्य साम्राज्य भारत का पहला महान साम्राज्य माना जाता है और इसका स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से किया जाता है, ठीक है? और राजधानी बनाया जाता है पाटलिपुत्र को। इसकी स्थापना 321 ईसा पूर्व में होता है, कई पुस्तकों में 322 लिखा हुआ है, ठीक है? जो कि 185 ईसा पूर्व में समाप्त हो जाता है साम्राज्य। लगभग 137 वर्षों तक शासन करते हैं ये। मौर्य वंश जो है भारत के ऊपर 137 वर्षों तक राज करता है, ठीक है? इनका साम्राज्य जो था वो साम्राज्य पूर्व मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ करता था और आज के समय में कहें तो यह क्षेत्र बंगाल और बिहार में आता है, ठीक है? यदि हम बात करें प्रमुख शासकों में सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से उनके प्रमुख राजनीतिक गुरु थे चाणक्य जिसे कौटिल्य भी कहा गया है। उनकी सहायता से 321 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य शासन स्थापित किया। यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा है, ठीक है? अब जानते हैं थोड़ा-सा चाणक्य के बारे में क्योंकि इनके राजनीतिक गुरु थे। तो चाणक्य को कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि समकालीन जैसे जैन हो गए, बौद्ध ग्रंथ में उनका कोई उल्लेख हमें नहीं मिलता है, लेकिन लोकप्रियता यह है कि इन्हें एक बुद्धिमत्ता और प्रतिभा व्यक्ति या व्यक्तित्व का माना जाता है। कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है? तो वे अर्थशास्त्र के लेखक थे जो राजनीतिक रणनीति और शासन व्यवस्था पर यह पुस्तक आधारित था इनका। विशाखादत्त उसी समय के हैं। विशाखादत्त के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था मुद्रा राक्षस, ठीक है? एक नाटक है ये। ये गुप्त काल के दौरान लिखा गया था लेकिन इसमें मगध साम्राज्य के सिंहासन पर चंद्रगुप्त के प्रवेश और उनके मुख्य सलाहकार चाणक्य के कृत्यों के बारे में भी वर्णन किया गया। तो ये बात को आप लोग ध्यान रखना। यदि हम चंद्रगुप्त के मौर्य समय या फिर कहें चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध और विजय की बात करें, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर द्वारा भेजे गए यूनानी प्रीफेक्टस जो कि सैन्य अधिकारी कहा जाता है उनको पराजित किया था। और 301 ईस्वी पूर्व में कहे तो इन्होंने एक युद्ध में सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था, और सिकंदर की मृत्यु के बाद पंजाब पर राज कर रहा था, उनको भी इन्होंने पराजित किया था और पंजाब क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया था। तो यह प्रमुख इनका विजय था। और एक शांति समझौता के अनुसार फिर सेल्यूकस ने उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के पश्चिमी क्षेत्र को दे दिया था बाद में, ठीक है? हम देखते हैं अगर प्रादेशिक विस्तार कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय शुरुआती दौर में इनका साम्राज्य कहाँ-कहाँ तक फैला हुआ था। तो उन्होंने बिहार, उड़ीसा और बंगाल के कुछ हिस्सों, पश्चिम और उत्तर-पश्चिम भारत तथा केरल, तमिलनाडु एवं पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर दक्कन सहित पूरे उपमहाद्वीप पर शासन कर रहे थे वो। तो ये बहुत बड़ा उनका साम्राज्य था उस समय, ठीक है? जस्टिन जो कि एक यूनानी लेखक है, उनका दावा है कि चंद्रगुप्त ने एक विशाल सेना के साथ भारत पर विजय प्राप्त किया था, ठीक है? प्रशासन के क्षेत्र में अगर देखें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो इंडिका और अर्थशास्त्र जो कि मौर्य शासन के कुछ कहें तो पारंपरिक साहित्य हैं, उनमें प्रशासन के संबंध में कुछ जानकारियाँ भी दी गई हैं, ठीक है? उनमें कहा गया है कि मौर्य काल में केंद्र सरकार के पास विशेष रूप से राजधानी के निकट सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला लगभग 2 दर्जन विभाग हुआ करते थे। डिपार्टमेंट कितना था टोटल? लगभग मैं कहें तो 24 के आसपास। मौर्य साम्राज्य को शाही परिवार के सदस्यों के नेतृत्व में कई प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांतों को आगे कई छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया था। मेगास्थनीज कुछ बताते हैं। देखो मेगास्थनी के इंडिका में क्या-क्या शब्द है सो देखना। मेगास्थनी जो कि एक यूनानी राजदूत था, जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वह मौर्यकालीन राजधानी जो कि पाटलिपुत्र हुआ करता था उस समय, वहाँ पे वो रहा करता था। ठीक है? उसने इंडिका नामक पुस्तक की लिखा और उसमें उन्होंने क्या बताया है तो उन्होंने उपमहाद्वीप की भौतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन किया है, खास करके चंद्रगुप्त मौर्य के समय का। मेगास्थनी ने उल्लेख किया है कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ा। बहुत बड़ी बात है। मेगास्थनी ने अपने इंडिका में लिखा है
कि भारत में उनके शासनकाल में कभी भी अकाल नहीं पड़ा जब तक वो यहाँ थे, और युद्ध के दौरान भी पौष्टिक भोजन की आपूर्ति में कभी भी कमी नहीं हुई है। मौर्यकालीन समाज में 7 जातियां थी, जैसे कि कारीगर, किसान, योद्धा, दार्शनिक, चरवाहे, पर्यवेक्षक और परिषद के सदस्य। आगे आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य समय की सेना व्यवस्था क्या था। तो मौर्य की सैन्य शक्ति नंदों के साथ अधिक था। देखो यार, धनानंद के समय या फिर नंद शासकों के समय जितना सेना थी, उनसे कई अधिक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में था। एक रोमन लेखक ने एक विशाल सेना का उल्लेख भी किया है इसमें, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना, रथ सेना और नौसेना के बारे में जिक्र किया गया है। शस्त्र बलों का प्रबंध कहा गया है कि 30 अधिकारियों के एक बोर्ड द्वारा किया जाता था, जो 6 समितियों में विभाजित हुआ करते थे। प्रत्येक अलग-अलग सैन्य शाखाओं जैसे कि सेना, घुड़सवार सेना, हाथी, रथ, नौसेना और परिवहन की देखरेख करते थे। दोस्तों, यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए ना, ये कंटेंट अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाना। हिस्ट्री के जीत के नाम से आपका टेलीग्राम ग्रुप है। वहाँ पे जॉइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएँगी। ठीक है। यदि कर लगान की व्यवस्था की बात करें तो नई खेती योग्य भूमि पर कृषि राज्य नियंत्रित थी। जैसे कि कहें बात तो ऐसा कृषकों को शूद्र मजदूरों की सहायता से किया जाता था और इस पर कर वसूला भी जाता था। ठीक है। जूनागढ़ के हमारे पास एक अभिलेख है। यदि हम जूनागढ़ के अभिलेख की बात करें तो 130 से 150 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना गुजरात में गिरनार के पास रुद्रदामन के शासनकाल में हुआ था। ये रुद्रदामन का है जूनागढ़ अभिलेख। उनमें क्या-क्या जिक्र है, तो इसमें यह सम्राट चंद्रगुप्त के प्रांतीय गवर्नर हुआ करता था उसमें रुद्रदामन। ठीक है? वो पुष्यगुप्त को संदर्भित करता है ये। ठीक है? आगे बात करते हैं निम्नलिखित के समय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जैसे कि मौर्य साम्राज्य की सीमा, जिसका विस्तार पश्चिम में गुजरात तक था। ये जूनागढ़ अभिलेख में चर्चा किए गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बताया गया कि उनके शासनकाल के दौरान 34 शताब्दी ईसा पूर्व में सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी। ठीक है? और यह अशोक के शासनकाल में पूरा हुआ। सख्त शासक था ये। ये सख्त शासक था आपका रुद्रदामन प्रथम। उन्होंने 150 ईस्वी के आसपास झील की मरम्मत भी करवाई थी। तो कई बार पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, जो कि अशोक के समय में समाप्त हुआ था ये कंप्लीट। बाद में कुछ इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, टूट फट जाती है, तो उसका मरम्मत जो है वो कौन कराते हैं, तो शक शासक रुद्रदामन द्वारा किया जाता है 150 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है। अब आते हैं बिंदुसार के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात बिंदुसार शासन पर बैठते हैं 297 ईसा पूर्व में। ठीक है। और उसने पश्चिम एशिया के यूनानी राज्यों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा। ठीक है। अपने पिता की परंपरा को लगातार ये जारी ही रखे। चाणक्य तथा अन्य योग्य मंत्री इनके परामर्श दाता हुआ करते थे, अभी भी कंटिन्यू थे इनके पास। केवल उत्तराधिकारी चेंज हुआ था, बाकी में सारा कुछ सेम प्रोसेस था इस समय तक। 272 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात इसके बेटे अशोक का शासनकाल आता है। अशोक के बारे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे यहाँ पे पूरी तरह से, क्योंकि एग्जाम में जो अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है वो अशोक के कार्यकाल से ही पूछा जाता है। ठीक है। तो अशोक 4 साल बाद 268 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा, और यह बिंदुसार के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी विवाद का संकेत भी देता है कि कई सारे युद्ध हुए थे भाइयों में, उनमें से ये जीत हासिल किए थे भाइयों को मार करके। ठीक है। उसके बाद ये साम्राज्य का उत्तराधिकारी बने, और उसने बौद्ध धर्म अपनाया और शांतिवादी नीति को अपनाया था। ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में उसे चक्रवर्ती भी कहा गया है। तो ये बात को याद रखना कि अशोक को चक्रवर्ती का उपाधि दिया गया है बौद्ध ग्रंथों में। और उसके शासनकाल में अगर कहें तो एक धर्म, एक भाषा मतलब प्रकृति, और एक लिपि मतलब जो कि ब्राह्मणी लिपि हुआ करता था, के माध्यम से राजनीति एकीकरण हुआ। ठीक है। कौन कौन सा शब्द था उनके शासनकाल में? एक धर्म, एक भाषा और एक लिपि। भाषा प्राकृत होगा, लिपि ब्राह्मणी होगा। इसी के माध्यम से राजनीति एकीकरण हुआ। अशोक के कुछ शिलालेख हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो वह शिलालेखों के माध्यम से लोगों से सीधे बात करने वाला पहला भारतीय राजा था। ये बात याद रखना। शिलालेखों को आमतौर पर प्राचीन राजमार्गों पर रखा जाता था और साम्राज्य की नीतियों और सीमा के बारे में उसके विवरण प्रदान किए जाते थे। ठीक है। तो ये प्रमुख आपके पास शिलालेख है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात करते हैं प्रमुख शिलालेखों में, जैसे शिलालेख संख्या 1 के बारे में। उनके शिलालेख संख्या 1 की अगर बात करें तो उसमें बताया गया है कि पशु बलि पर रोक और उत्सव समारोह का अवकाश। ठीक है। मतलब कि पशुओं को आप बलि नहीं दे सकते, और जब भी कोई त्योहार वगैरह है, कोई उत्सव का समारोह हो, तो उस समय छुट्टियां मिलेगा सभी को। तो ये हमारा प्रमुख शिलालेख है उनका, शिलालेख संख्या 1, उनमें जिक्र है। शिलालेख संख्या 2, इसमें कहा गया कि राज्य का एक कार्य चिकित्सा देखभाल प्रदान करता था उस समय।
उन्होंने मनुष्यों और जानवरों के इलाज के लिए अस्पताल स्थापित करने का आदेश भी दिया था। तो ये प्रमुख शिलालेख संख्या 2 में आपका। शिलालेख संख्या 3 जो कि अधीनस्थ अधिकारियों के लिए था, जिसको युक्तस कहा गया है। और प्रादेशिक प्रादेशिक मतलब होता है जिला के प्रमुख। इन जैसे अधिकारियों को लोगों को धर्म के बारे में निर्देशित देने के लिए हर 5 साल में दौरा करना पड़ता था। ठीक है। शिलालेख संख्या 6 यह लोगों की स्थितियों के बारे में लगातार सूचित करने की राजा की इच्छा को व्यक्त करता है। जबकि शिलालेख संख्या 7 और 12 सभी धर्मों का सह अस्तित्व होना चाहिए और सभी धर्मों के तपस्वियों का सम्मान किया जाना चाहिए, इस बारे में जिक्र करता है। और देखो ये स्टेटमेंट हमारा जो है ना, यूपीएससी में 2020 में पूछा भी गया था। अशोक का शिलालेख संख्या 13 में कलिंग युद्ध का चर्चा है। 261 ईसा पूर्व में अशोक जो है वो युद्ध करते हैं और विजय प्राप्त कर लेते हैं कलिंग, जो कि उड़ीसा में है आपका वहां पे। ठीक है। तो ये शिलालेख संख्या 13 में ही ये जिक्र है इसके बारे में, तो कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है यहाँ से। अशोक की धर्म नीति को समझाना, अगर बात है समझना आपको अच्छी तरीके तो शिलालेख संख्या 13 से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो, जो युद्ध के बजाय धर्म द्वारा विजय की वकालत करती है। और शिलालेख संख्या 1 कलिंग शिलालेख है ये। ठीक है। कलिंग शिलालेख संख्या 1 में और बात करते हैं, यहाँ पे बताया गया कि अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना चाहिए और निष्पक्ष रहने का प्रयास करना चाहिए, और वह हर 5 साल में एक अधिकारियों को एक सत्यापित करने के लिए भेजता था। और उसके निर्देश मतलब सत्यापित क्या करने के लिए, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजता था। मास्की शिलालेख में उसे देवनमपिय कहा गया है। ठीक है। तो ये बात याद रखना, अशोक को देवनमपिय और एक प्रियदर्शी भी कहा गया है, तो ये बात को याद रखना, अशोक को देवनमपिय भी कहा गया है मास्की शिलालेख में, और प्रियदर्शी भी कहा गया है। तो देवनमपिय और प्रियदर्शी ये दोनों बात को याद रखना आप लोग। आगे बात करते हैं कलिंग युद्ध के बारे में डिटेल से हम लोग। तो कलिंग युद्ध कलिंग के खिलाफ एक दंडात्मक युद्ध था जो मगध साम्राज्य से अलग हो गया था। हाथी गुम्फा शिलालेख जो कि कलिंग को नंद साम्राज्य के एक हिस्से के रूप में बताता है। मतलब ये था कि चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद जब बिंदुसार आए, उस समय साम्राज्य का होता है कलिंग, वो अशोक से अलग हो जाता है। मतलब कि साम्राज्य से चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य से अलग हो जाता है। इन्हीं को अपने साम्राज्य में लाने के लिए कलिंग के ऊपर युद्ध होता है, या कलिंग को अपने साम्राज्य में लाने के लिए लड़ाइयां लड़ी जाती है। ठीक है। अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा इस युद्ध का? तो युद्ध की विभीषिका ने अशोक पर बहुत बड़ा पहरा डाला था, जिसके कारण से बहुत ही व्यवसाय मतलब भेरी घोष के जब उन्होंने धर्म घोष को अपना लिया था। ठीक है। आगे बात करें तो मनुष्यों को जानवरों के कल्याण के लिए सैन्य के बजाय वैचारिक रूप से विदेशी प्रभुत्व को स्थापित करने की कोशिश की गई इस समय। तो ये प्रमुख उनकी उपलब्धियां थी, या कहे तो प्रभाव था कलिंग युद्ध के पश्चात, कि मनुष्यों और जानवरों को कल्याण किया जाना चाहिए हमेशा। ठीक है। पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद कोई भी युद्ध नहीं लड़ा, ये बहुत बड़ा बात है। ठीक है। इसके अलावा अशोक ने पश्चिमी एशिया और ग्रीस में यूनानी राज्यों में शांति दूत भेजे उन्होंने। यद्यपि उनका दृष्टिकोण शांतिवादी प्रतीत तो होता है, फिर भी उन्होंने सेना नहीं छोड़ा। ठीक है। शांतिवादी होने के बावजूद भी अपनी सेना को हमेशा बरकरार रखा वो, और कलिंग के अधिग्रहित क्षेत्र पर अपना दावा भी नहीं छोड़ा उन्होंने। वे अपनी शांति नीति, गैर आक्रामकता और सांस्कृतिक विजय के लिए जाने जाते हैं, और उनसे पहले भारतीय इतिहास में किसी ने भी ऐसी नीतियां नहीं अपनाई थी। ये बहुत बड़ी बात है। तो देखो यार, अशोक के समय कई सारे हमारे पास शिलालेख मिले हैं, जैसे कि शहबाजगढ़ी शिलालेख है, मानसेहरा हमारे पास है, कन्हार कंधार में है आपका, कलसी है आपका। ठीक है। लौरिया नंदगढ़ है आपका, दिल्ली तोपड़ा आपका है आपका, रुमिंदई अभिलेख है आपका, रामपुरवा है, लोहरी अराज है आपका। ठीक है। इलाहाबाद आपका जो है, इलाहाबाद में आपका एक है, एक सारनाथ आपका है आपका। यहाँ पे देखो कई सारे हमारे पास टोटल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अशोक के समय की धार्मिक नीतियां किस प्रकार की थी। यदि हम अशोक के समय की धार्मिक नीतियों के ऊपर बात करें तो उसने सहिष्णु धार्मिक नीतियों का पालन किया, और अपनी प्रजा पर बौद्ध धर्म को थोपा नहीं उन्होंने, कभी भी नहीं थोपा उन्होंने। उन्हें गैर बौद्ध और बौद्ध विरोधी संप्रदायों को उपहार दिए। ठीक है। और बराबर की गुफाएं आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था उन्होंने। अशोक के शिलालेख में बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा का उल्लेख भी मिलता है, जिसे धर्म यात्रा के रूप में किया गया उनका जिक्र। और 250 ईसा पूर्व में अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में तीसरे बौद्ध संगीति का भी इन्होंने आयोजन करवाया। बौद्ध संगीत टोटल कितनी होती हैं? तो 4 होती हैं। ठीक है। एक तो आपका जो है वो हर्यक वंश के शासक था बिंबिसार, उसके बाद उनका बेटा आया था अजातशत्रु, उन्होंने प्रथम बौद्ध संगीति करवाया था आपका राजगृह में। दूसरा आपका होता है कालाशोक के समय, तीसरा इन्हीं के समय अशोक के समय पाटलिपुत्र में आयोजित किया जाता है बौद्ध संगीति। चौथा आपका जो है कुषाण वंश के शासक आपका होता है, उसके शासन काल में होता है आपका। ठीक है। कुंडल वन में। तो ये बात को आप लोग याद रखना।
आगे मौर्य साम्राज्य में अनेक धर्म, जातियां, समुदाय सौहार्दपूर्ण मतलब कि खुशी से रह रहे थे, उनके कोई असुविधाएं नहीं हो रही थी। धार्मिक प्रचार हेतु इन्होंने क्या-क्या गतिविधियां किया? तो उन्होंने श्रीलंका, बर्मा और मध्य एशिया जैसे देशों में मिशनरियों को भेजा और उन्हें अपने पुत्र जिसका नाम था महेंद्र, अशोक का बेटा का नाम है महेंद्र और एक तो उनकी बेटी थी संघमित्रा, उनको बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था उन्होंने। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। महेंद्र सिंह महेंद्रा, ये बात को याद रखना कि महेंद्र के बारे में कि उनका खुद का ही बेटा था और संघमित्री या संघमित्रा जो इनकी बेटी हुआ करती थी। वे मूल बुद्धि या फिर कहे बोधि वृक्ष की एक शाखा श्रीलंका ले गए थे उस समय। दूसरी ओर पहली शताब्दी के ब्राह्मी शिलालेख श्रीलंका में पाया गया, अभी तक भी देखा गया जा सकता है वहां पे जाकर के। ठीक है। और यदि आगे हम बात करें कि प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, तो अशोक ने पैतृक राजत्व का पालन किया, जिसमें राजा प्रजा को अपनी संतान के रूप में देखता था। ठीक है। उसने धर्म का पालन करने की अपील की और कंधार जो कि शिलालेख है उसमें उसकी धम्म नीति का भी सफलता के बारे में जिक्र है। विभिन्न सामाजिक समुदायों के बीच धर्म के प्रचार प्रसार के लिए न्याय प्रशासन और धर्म महामात्रों के लिए अधिकारियों जिसे राजुक कहा गया है, इनके एक वर्ग की नियुक्ति किया था उन्होंने। तो ये कई सारी उनकी व्यवस्थाएं थी। जैसे कि आगे अगर हम बात करें तो अशोक की मृत्यु हो जाती है 231 ईसा पूर्व में और उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे पतन हो जाता है, जिसमें पुष्यमित्र शुंग होते हैं जो कि एक मौर्य का खुद सेनापति रह चुके थे हुए। उन्होंने ही अंतिम राजा जो कि बृहदत्त था उनका हत्या कर देते हैं और फिर शुंग वंश की स्थापना करते हैं। तो पतन के कारणों के अगर हम जिक्र करें कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे के क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं, तो ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया जिससे अशोक और बौद्ध धर्म के यज्ञ विरोधी रवैये के परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों को नुकसान हुआ क्योंकि उन्होंने यज्ञों के दौरान उपहार मिलते थे। तो इससे भी इसका पहला कारण माना जाता है बौद्ध धर्म के और अशोक के धर्म नीति की वजह से भी। ठीक है। आगे बताया जाए कि विशाल सेना, नौकरशाही और बौद्ध भिक्षुओं को बड़े अनुदान के कारण साम्राज्य वित्तीय तनाव से ग्रसित हो चुका था। साम्राज्य की आर्थिक स्थितियां कमजोर होने लगी थी। दूसरा कारण माना जाता है कि प्रांतों में दमनकारी शासक या शासन के कारण विद्रोह हुए और बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अगर देखें तो तक्षशिला के नागरिकों ने दुष्मांत्यों जो कि दुष्ट नौकरशाह कहा गया है, उनके कुशानों या फिर कुशासन के बारे में शिकायत भी किया था इस कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया था उस समय अशोक के शासनकाल में। ठीक है। धार्मिक प्रचारिक गतिविधियों पर अशोक के अधिक ध्यान के कारण उसने उत्तर पश्चिम सीमा की रक्षा के महत्व को नजरअंदाज कर दिया था। ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, तो कई सारे हमला होते हैं जिससे फिर भारत को खतरा होता है। इससे भी साम्राज्य पतन की ओर चला जाता है और आर्थिक उन्नति और भौतिक संस्कृतियों के प्रसार से नए राज्यों का कई सारा उदय हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से फिर धीरे-धीरे साम्राज्य पतन की ओर चला जाता है। अब हम लोग कॉम्प्रिहेंशन में अगर देखें, कॉम्प्रिहेंसिव वे में अगर देखें, तो मौर्य प्रशासन के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है? सब मिला कर के एक साथ। क्योंकि अभी तक हमने जो देखा था, वो अलग-अलग करके देख रहे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासनिक व्यवस्था क्या, उनकी धार्मिक नीतियाँ क्या थी, विस्तारवादी नीतियाँ क्या थी, बिंदुसार का क्या था, अशोक का क्या था। ठीक है? अगर हम एक साथ बात करें मौर्य प्रशासन के बारे में, तो ब्राह्मणवादी कानून पुस्तकें इस बात पर जोर देती हैं कि राजाओं को धर्मशास्त्रों और राजनीतिक रीति-रिवाजों का पालन करना चाहिए। उस समय की ये बात कर रही हैं। ठीक है, दूसरी बात कि जब वर्ण और आश्रम आधारित सामाजिक व्यवस्था चरम पर गई या फिर चरमरा गई मतलब कमज़ोर हो गई, तो कौटिल्य ने राजा को धर्म परतक मतलब इस सामाजिक व्यवस्था का प्रवर्तक कहा और उससे धर्म को बढ़ावा देने की सलाह दी थी। तो यही बात भी इम्पोर्टेंट है मौर्य प्रशासन में। सबसे पहले आता है कि अशोक ने अपने शिलालेख में शाही आदेशों की सर्वोच्चता की पुष्टि किया, तो उस बात की भी चर्चा यहाँ पे बार-बार होती है। तो सबसे पहले मौर्य प्रशासन जानते हैं केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। ठीक है? तो पाटलिपुत्र का राजधानी क्षेत्र उसके द्वारा सीधे प्रशासित किया जाता था। शेष साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था। ठीक है? जो कि आपका स्वर्णगिरी हो गया जो कि आंध्र प्रदेश में कुर्नूल के पास है। उज्जैन जो कि अवंती और मालवा क्षेत्र है वर्तमान का। उत्तर पश्चिम में कहें तो तक्षशिला और दक्षिण में कहें तो उड़ीसा में तोसली। तो इनके 4 प्रमुख प्रांत थे जहाँ पे इनका प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रित की जाती थी। ठीक है? उसके पास व्यापारिक या फिर कहें तो बहुत ज़्यादा नौकरशाही व्यवस्था थी, ठीक है? व्यापक मात्रा में था। प्रत्येक विभाग में केंद्रीय और स्थानीय सरकारों से जुड़े अधीक्षकों और अधीनस्थ अधिकारियाँ हुआ करते थे, ठीक है? इनके पास ये पहली बात ये भी जासूस प्रणाली भी थी उनके पास, ठीक है? तो खुफिया व्यवस्था भी उनके पास था। आगे आते हैं प्रांतीय प्रशासन में, तो गवर्नर जो कि आमतौर पर शाही राजकुमार ही हुआ करता था, खुद प्रांतों की देखरेख करता था और शासन की एक सम्मान प्रणाली प्राप्त करने के लिए मौर्य राज्य के राजस्व, न्यायिक प्रशासन और नौकरशाही को दोहराया गया था इस प्रांतीय शासन व्यवस्था में। ठीक है? तो कौटिल्य के सप्ताह
जो सिद्धांत है उनमें 7 तत्वों के ऊपर जिक्र है। वो 7 कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहला स्वामी टॉप पे रहेंगे, ठीक है? जिसे राजा कहा गया है। दूसरा दुर्ग, दुर्ग का मतलब होता है राजधानी। तीसरा आपका जनपद, जो कि क्षेत्र और जनसंख्या को निर्देशित करता है। चौथा आपका दंड या बला, जो कि सेना या फिर बल को। अमात्य, सचिव, कोष मतलब राजकोष, मित्र मतलब दोस्त, ठीक है? अब आते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था में जिला और ग्राम प्रशासन कैसी थी। तो जिला एक स्थानीय के अधीन हुआ करता था और गोप 5 से 10 गाँव के प्रभावी हुआ करते थे। तो 5 से 10 गाँव को मिलाकर के गोप बनता था और कई सारे गोप मिलाकर के जिला बनते थे। गाँव अर्ध स्वायत्त हुआ करते थे तथा ग्रामणी जो कि केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होती थी और गाँव के बुजुर्गों की एक परिषद के अधिकारी में थे ये, ठीक है? उनके अधिकार में हुआ करता था और शहरी प्रशासन का संचालन नागरिकों के द्वारा की जाती थी। आगे बात करते हैं न्यायिक प्रशासन के ऊपर। अगर न्यायिक प्रशासन के ऊपर बात करें तो न्याय सभी प्रमुख शहरों में स्थापित अदालतों के माध्यम से प्रशासित की जाती थी, जो कि 2 प्रकार की अदालतें हुआ करती थी। पहला धर्मस्थलीय अदालत और दूसरा आपका कंटक शोधन न्यायालय, ठीक है? तो धर्मस्थलीय अदालत अगर देखें तो विवाह, विरासत आदि से संबंधित नागरिक कानून से निपटती थी और उनकी अध्यक्षता जो है पवित्र कानूनों में परंपरागत 3 न्यायाधीशों और 3 अमात्य से द्वारा की जाती थी। जबकि कंटक शोधन न्यायालयों की अध्यक्षता भी 3 न्यायाधीशों और 3 अमात्यों के द्वारा की जाती थी और उनकी स्थापना समाज के असामाजिक तत्वों और अपराधियों से मुक्ति करने के लिए किया गया था। ठीक है? आगे आते हैं मौर्य साम्राज्य में आर्थिक स्थितियाँ किस प्रकार थी, अर्थव्यवस्था का क्या हाल था? तो अर्थव्यवस्था निर्वाह उत्पादन से आगे बढ़ रहा था। ठीक है? व्यापारिक शिल्प उत्पादन के परिष्कृत स्तर तक पहुँच चुके थे या विकसित हो चुके थे। राज्य ने कृषि, व्यापार, शिल्प, खनन आदि जैसी आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने के लिए अधीक्षकों मतलब कि कहें तो अधिकारियों की नियुक्ति करना शुरू कर दिए थे उस समय। राजस्व के स्रोत कौन-कौन से थे? रेवेन्यू को अगर सोर्स देखें तो कृषि सबसे प्रमुख है। कृषि उत्पादन और विपणन पर राज्य का प्रमुखता से नियंत्रण था। अतिरिक्त करों में वाणिज्य के लिए ले जाने वाले या फिर कहें तो वाणिज्य के लिए अगर कोई चीज़ थी, तो माल पर सीमा शुल्क लगाया जाता था और पथकर हो गया आपका जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन में आपका सीमा शुल्क वहाँ पे लगा करती थी, ठीक है? और आपका हो गया पथकर हो गए। भूमि पर भी कर लगता था, भूमि पर जो कर लगा करता था, उसको हम लोग भागा बोलते हैं, ठीक है? ये बात को आप लोग याद रखना और सिंचाई पर लगने वाले कर को अगर देखें तो सिंचाई पर करने वाले को हम लोग अलग से उसको अलग मानते हैं और यदि राज्य द्वारा आपूर्ति की जाती थी, तो शहरी घरों पर भी कर लगा हुआ करता था। ये बात को भी आप लोग याद करना। जो शहरों में घर हुआ करते थे उनके ऊपर भी टैक्स लगते थे और सिक्कों से होने वाली आय ये चीजें शामिल थी राजस्व में, ठीक है? राजा का राजा या फिर कहें तो राज्य का राजा के स्वामित्व वाली भूमि जिसे सीता कहा गया है, मुकुट भूमि से राजस्व कहा जाता था इसको। मतलब कि यार सीधी सी बात है, हमारे जो अपार्टमेंट थी उनकी राजा की, उस शाही घराना में जितने भी लोग थे, उनकी अगर कोई काम थी, उनके खर्चा चलाने के लिए जो आया करता था, वो कहाँ से आया करता था? सीता से। कौन सा भूमि से? वो राजा के स्वामित्व वाली भूमि से। ठीक है? जंगलों, खानों और नमक पर भी एक अधिकार था किनका? राजा का या फिर केंद्रीय अधिकार था। कराधान प्रणाली के ऊपर अगर बात करें, टैक्सेशन के ऊपर अगर बात करें, तो उन्होंने कराधान की एक जटिल प्रणाली शुरू की और राजस्व के मूल्यांकन पर जोर दिया था। मूल्यांकन के लिए ऐसी विस्तृत प्रणाली सबसे पहले अगर देखा जाए, तो कहीं और नहीं बल्कि मौर्य काल से ही दिखाई देती है। जिसकी अगर प्रसिद्धि देखें तो गुप्तों के समय और बढ़ जाती है। ठीक है? आगे अगर हम बात करते हैं समाहर्ता, कुछ वर्ड है जैसे कि समाहर्ता मतलब होता है कलेक्टर, ठीक है? जो राजकोष का प्रभावी हुआ करता था और उसे सभी प्रांतों, कस्बों, खानों, जंगलों, व्यापार मार्गों और अन्य की निगरानी करनी होती थी जो राजस्व के प्रमुख स्रोत हुआ करते थे। ठीक है? आगे यदि हम बात करें मुद्रा और बाजार विनियमन के बारे में, तो एक समान मुद्रा ने विभिन्न क्षेत्रों में बाजार विनियमन को सुविधा प्रदान किया। एक समान मुद्रा व्यवस्था लागू था वहाँ पे। पंच चिन्ह चांदी के सिक्के जिसे कि पन कहा गया है, शाही मुद्रा था, जो कर संग्रह और अधिकारियों को नगद भुगतान की सहायता करते थे। चांदी के सिक्के को करशापन कहा गया उस समय। मौर्यों के समय में चांदी के सिक्के को करशापन कहा जाता था और उन्हें जारी करने वाले प्राधिकारी को उन पर निर्दिष्ट नहीं किया जाता था या फिर कहे तो मौर्य राजाओं से जुड़ा हुआ कोई प्रतीक उपकर उन पर नहीं था। पन और उसके उप-विभाजन सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली मुद्राएँ थी। दोस्तों एक बार में आपको अगर पहली बार देख रहे हो ना तो कांसेप्ट तो नहीं क्लियर हो रही होंगी। वीडियो आपका ऊपर-ऊपर से उड़ रहा होगा। लेकिन वीडियो को एक का 2-3 बार अगर देखोगे ना एंड तक तो सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएँगी। चीज़ें आपका पूरी तरह से कांसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा।
ठीक है? तो वीडियो को देखने के बाद आप लोग एंड तक हमेशा 2 बार देखना कम से कम, जिससे आपका रिमाइंड होने के बाद माइंड में चीज़ें अच्छी तरीके से बैठ जाएँ, ठीक है? आगे बात करते हैं इस समय की कृषि व्यवस्था के बारे में। तो राज्य के कुल राजस्व और रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी सबसे अधिक हुआ करता था। यूनानियों ने मिट्टी की उर्वरता के कारण भारत के प्रति वर्ष 2 फसलें उगाने का उल्लेख भी किया है। खाद्यान्न में अगर कहें तो आपका गन्ना और कपास जैसी वाणिज्यिक फसलें उगाई जाती थी। मेगास्त्री ने एक नरकट का भी उल्लेख किया है, ठीक है? जिसमें शहद अथवा गन्ना और एक पेड़ का उल्लेख होता है जिस पर ऊन या फिर कपास उगाया जाता था। ठीक है। और राज्य ने सिंचाई की सुविधा प्रदान की और जल वितरण का प्रबंधन किया और मेगास्त्री ने उल्लेख किया है कि अधिकारियों ने मिस्र की तरह भूमि को मापा और जल वितरण के लिए बनाए गए चैनलों का भी निरीक्षण किया है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस बात को आप लोग याद रखना। ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो शिल्प और उत्पाद की समय अगर बात करें तो कताई और बुनाई ज्यादातर अगर कहें तो सूती कपड़े कृषि के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय था। और अर्थशास्त्र में विशिष्ट प्रकार के वस्त्रों का भी अलग-अलग प्रकार के वस्त्रों का भी उपयोग किया गया है, देखा गया है वहाँ पे जैसे कि कहें तो अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग कपड़ों का उपयोग होता था, ठीक है? जैसे कि आपका ये नाम है जैसे काशी, बनारस में आपका हो गया, आपका बंगाल के आपका बंगा में हो गया, असम के कामरूप में हो गया, मदुरै आदि क्षेत्रों में, ठीक है? राजा और शाही दरबार के सदस्य सोने और चांदी की कढ़ाई किए हुए कपड़े पहना करते थे और रेशम को आमतौर पर चीनी रेशम कहा जाता था, जो मौर्य साम्राज्य के होने वाले व्यापक व्यापार का संकेत थे। ठीक है। आगे यदि हम बात करें व्यापारिक व्यवस्था में तो बाजार का एक पदानुक्रम हुआ करता था जैसे गाँव का बाजार, एक जिले के भीतर गाँव और कस्बों के बीच के बाजार और शहरों राज्यों के बीच के बाजार। ठीक है। माल का अगर ट्रांसपोर्टेशन देखें तो पूरे उत्तर भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में नदियाँ माल परिवहन का प्रमुख साधन थी। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का कोई अगर प्रमुख साधन था तो वो था गंगा नदी थी और भी कई सारी नदियाँ थी। ठीक है। जैसे यमुना हमारे पास है। सड़कें माल को पश्चिम की ओर भी ले जाती थी। पश्चिम मतलब कि विदेशों में और विदिशा तक उज्जैन जैसे शहरों से होकर दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में शहरों को बाजारों को जोड़ती थी। ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो कला और संस्कृति के ऊपर तो मौर्यों ने बड़े पैमाने पर पत्थर चिनाई की शुरुआत की थी। पत्थर का काम, पत्थर पर नक्काशी और पॉलिश करना एक अत्यधिक कुशल शिल्प के रूप में विकसित हुआ उस समय। जैसे कि सांची के स्तूप में पत्थर की मूर्तियों और अशोक के स्तंभों के इस्तेमाल किए गए अत्यधिक पॉलिशदार चूना पत्थर के माध्यम से यहाँ पे देखा जा सकता है साक्ष्य के रूप में, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो पत्थर के खंभों और स्तंभों के टुकड़े जो कि 80 स्तंभों वाले हॉल के अस्तित्व का संकेत भी मिलता है हमें, जो कि पटना के कुम्हरार में, ठीक है। पॉलिश किए गए पत्थर के खंभों की चकमक उत्तरी काले पॉलिशदार बर्तनों के समान थी। प्रत्येक स्तंभ एक ही बलुआ पत्थर से बनाए जाते थे और उनके शीर्ष पर एक स्तंभ से जुड़ा हुआ करता था, ठीक है। यदि हम इसके साहित्य के ऊपर चर्चा करें तो उस काल के अधिकांश साहित्य और कला का अस्तित्व अब नहीं रही है। बौद्ध और जैन ग्रंथ मुख्यतः कहें तो पाली में लिखे गए थे, ये प्रमुख साहित्य थे उस समय के जिससे जानकारी मिलती है। और भी देखिए अगर जानकारियाँ जहाँ से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, तो कुछ हमारे पास मुद्रा हैं जैसे सिक्का हो गए, उत्तरी काले पॉलिशदार वाले बर्तन हमारे पास हैं, ठीक है। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का लकड़ी का महल, इससे भी जानकारी हमें मिलता है। अशोक के शिलालेख और कुछ अभिलेखें हैं, उनसे भी जानकारी मिलता है मौर्य के बारे में और रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख, ये ठीक है। साथ ही साथ अगर साहित्यिक स्रोत देखें तो मेगस्थनी का इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, धर्मशास्त्र हो गए, पुराण हो गए, इन चीज़ों से हमें क्या होती है मौर्य साम्राज्य के बारे में डिटेल से जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी और उनके कार्य हैं जो आपके एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। ये शब्द पूछे जाते हैं आपका खास करके नेट जेआरएफ वाले आपका जो कंटेंट है उसमें आपकी क्योंकि आपके सिलेबस के पार्ट भी है वहाँ पे। जैसे सीताध्यक्ष मतलब होता है कृषि का पर्यवेक्षक, पौतवाध्यक्ष मतलब होता है बाट एवं माप अधीक्षक, लौह अध्यक्ष मतलब आपका होता है केंद्रों में निर्मित वस्तुओं की देखभाल करने वाला अधिकारी। नवाध्यक्ष मतलब होता है जहाजों का अधीक्षक। अन्नपाल मतलब होता है खादान। अन्न मतलब देखो ना, अन्न मतलब खादान, ठीक है। तो खादान विभाग के प्रमुख। कोषाध्यक्ष, ये कोषाध्यक्ष आपका जो है वो पैसा वगैरह पे ध्यान रखता था, कोषाधिकारी था। नायक नगर सुरक्षा प्रमुख था ये। कर्मांतिक उद्योगों और कारखानों का प्रमुख था ये। स्वर्णाध्यक्ष स्वर्ण विभाग का अधिकारी था, सोने विभाग के, ठीक है, गोल्ड का। एक आपका बंधन नगराध्यक्ष जेल की देखभाल करने वाला अधिकारी हुआ करता था ये। एक आपका पन्याध्यक्ष जो कि व्यापार और वाणिज्य का प्रभारी था। दंडपाल जो कि पुलिस प्रमुख हुआ करता था। नेक्स्ट आपका शुल्काध्यक्ष टोल संग्रहकर्ता, फिर है दुर्गापाल। अकराध्यक्ष व्यावहारिक
और फिर लास्ट में आपका देखा गया आयुध गराध्यक्ष और आपका एक कुप्याध्यक्ष। ठीक है? तो ये प्रमुख आपके पास शब्द हैं जिसको आप लोग लिख लेना और नहीं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम का चैनल आपका हिस्ट्री के जीत, आप लोग वहाँ पे जॉइन कर लेना, वहाँ से भी आप लोग को इसका नोट्स कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो वीडियो है वो आज कंप्लीट होती है पूर्ण रूप से कहे तो, ठीक है? मौर्य साम्राज्य का। इससे बाहर का कभी भी आप लोग को कुछ नहीं पूछा जाएगा मौर्य साम्राज्य से, ये मेरा वादा है। ठीक है? और हिस्ट्री के जीत के ऊपर आपका हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक कवर करवाए जाएँगे, चाहे आपका एमसीक्यू हो, थ्योरी हो, कांसेप्ट हो, हिस्ट्री में आपका किसी प्रकार का टॉपिक हो, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, हर तरह के टॉपिक यहाँ पे आपको कंप्लीट करवाए जाएँगे। तो आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इस प्लेटफ़ॉर्म को आप लोग सपोर्ट करो और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है यदि आपने वीडियो को एंड तक देखा, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, तो आप मुझे बताना कमेंट्स में और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।